प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भविष्य दर्शन चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है ग्रह और स्त्री का व्यक्तित्व। आज हम इस संदर्भ में बात करेंगे गुरु ग्रह और स्त्री के व्यक्तित्व के विषय में। प्रिय मित्रों, प्रत्येक ग्रह में नैसर्गिक गुण एवं विशेषताएं होती हैं। इन्हीं गुणों एवं विशिष्टताओं के आधार पर ग्रह जातक के जीवन से संबंधित क्षेत्रों में शुभाशुभ प्रभाव डालता है। प्रत्येक ग्रह जातक के विभिन्न अंगों, रोगों, रिश्तेदारों, कार्यक्षेत्रों, पारस्परिक संबंधों, भावनाओं, आकांक्षाओं आदि का नैसर्गिक कारक होता है। कोई भी ग्रह सभी राशियों अथवा सभी भावों में समान फल नहीं दे सकता। उच्च, मूल त्रिकोण और स्व तथा मित्र राशि में ग्रह शुभ फलदायक होता है। इसके विपरीत नीच अथवा शत्रु राशि में या अस्तंगत होकर के निर्बल हो जाने से अशुभ फलदायक हो जाता है। लग्न हो या केंद्र या त्रिकोण, पंचम, नवम, इनमें स्थित ग्रह जो है वो शुभ फलदायक होता है। जबकि दुस्थानों में, दुस्थान कौन से? त्रि, षट और आय, षट, अष्ट और द्वादश, यानी कि ये त्रिषणाय और त्रिकोणेश, इनमें कोई भी यदि ग्रह रहता है तो वो शुभ फल नहीं देता है, अशुभ होता है। ग्रह का अंशात्मक बल तथा युति, दृष्टि या मध्यत्व द्वारा अन्य ग्रहों का शुभाशुभ प्रभाव भी ग्रह के फल को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त ग्रह की एक महत्वपूर्ण भूमिका है भावेश के रूप में। सबसे पहले हमको यही देखना चाहिए कि वो ग्रह जो है किसका भावेश है, अशुभ स्थानों का है या शुभ स्थानों का है। उसी प्रकार से उसके फल का भी विचार हमको करना चाहिए। पाराशरीय नियमों के अनुसार एक ग्रह त्रिकोणेश या केंद्रेश होने पर शुभ भावेश होता है। चाहे वो त्रिकोणेश हो जाए या फिर वो केंद्रेश हो जाए, ऐसा जो है यानी कि इनमें शुभ ग्रहों को छोड़ करके वो शुभ भावेश होता है। जबकि त्रिषणाएश, तीसरे घर का स्वामी, छठे घर का स्वामी और 11वें घर का स्वामी, या त्रिकेश, छठे घर का, 8वें घर का और 12वें घर का स्वामी होने पर ग्रह पापी हो जाता है। ये तमाम सारी जो बातें आपको बताई हैं, ये सभी परिस्थितियों का समेकित प्रभाव ग्रह के फल की शुभाशुभता को प्रभावित करता है। यदि इन तमाम सारी परिस्थितियों को समग्र रूप से हम एक ही वाक्य में यदि व्यक्त करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि एक शुभ भावेश अपनी शुभ राशि एवं शुभ भाव में शुभ ग्रहों के मध्य स्थित होकर और शुभ ग्रहों से युत या दृष्ट हो तो अत्यंत शुभ फलदायक होता है। और इसके विपरीत वही ग्रह, यदि वो ग्रह जो है अशुभ राशि में आ जाता है या अशुभ भावेश में आ जाता है या पाप ग्रहों के मध्य होता है, पाप युत होता है या पाप दृष्ट हो जाता है, तो वही शुभ ग्रह जो है अत्यंत अशुभ फलदायक हो जाता है। इसलिए इन दोनों आदर्श परिस्थितियों के बीच में शुभाशुभ प्रभाव के आनुपातिक तारतम्य के अनुसार फल होता है। तो ये तो रहा सामान्य ग्रहों की स्थिति। आज हम इसी संदर्भ में बात करते हैं स्त्री के जीवन में बृहस्पति ग्रह की भूमिका पर। प्रिय मित्रों, गुरु एक शुभ एवं
सतोगुणी ग्रह है। आकार में समस्त ग्रहों से बड़ा होने के कारण इसे गुरु की संज्ञा दी गई है। इसका दूसरा प्रचलित नाम है बृहस्पति। बृहस्पति देवताओं के गुरु थे, इसलिए जो गुरु हैं वो बुद्धि, विद्वता, ज्ञान, सद्गुण, सत्यता, सच्चरित्रता, नैतिकता, श्रद्धा, समृद्धि, सम्मान, दया एवं न्याय का नैसर्गिक कारक है। गुरु पुत्र एवं धनदायक ग्रह भी है। यदि स्त्री की कुंडली में गुरु पति की भूमिका भी निभाता है, गुरु को हम महान कहते हैं, बड़ा कहते हैं, तो स्त्री की कुंडली में जो है गुरु वो पति की भूमिका भी निभाता है। गुरु की विशेषता है कि इसकी भाव स्थिति की तुलना में दृष्टि अत्यंत लाभकारी है। जिस भाव में स्थित है उससे कहीं ज्यादा इसकी दृष्टि कहाँ पर है, इस पर जो है ये ज्यादा लाभकारी माना गया है। इसलिए गुरु की जो दृष्टि है वो हमेशा पंचम में, सप्तम में और नवम में इनकी पूर्ण दृष्टियां होती हैं। जैसे मान लो गुरु यहाँ पर लग्न में बैठे हैं, तो यहाँ से देखा हमने तो पंचम भाव हमारा ये आ गया, यहाँ पर गुरु की दृष्टि, सप्तम भाव ये हो गया और नवम भाव हमारा ये भाग्य भाव हुआ लग्न की दृष्टि से। तो यहाँ पर जो है गुरु की, लग्न में बैठे हुए गुरु की जो है पंचम, सप्तम और नवम में पूर्ण दृष्टि होती है। इसी प्रकार से यदि स्त्री की कुंडली में सप्तम और सप्तमेश व शुक्र का शुभ संबंध यदि गुरु से हो तो ऐसे स्त्री का दाम्पत्य जीवन जो है वह कष्टप्रद होने से बच जाता है, यानी कि ये शुभ है। यदि स्त्री की कुंडली में सप्तम, सप्तमेश और शुक्र का शुभ संबंध गुरु से हो जाता है तो दाम्पत्य जीवन जो है वो अच्छा रहता है। विशेष रूप से एकादश, लग्न या तीसरे भाव में बैठकर के गुरु सप्तम भाव पर दृष्टिपात करता है। यदि एकादश भाव में बैठेगा तो यहाँ पर गुरु की नवम दृष्टि आ जाएगी, और यदि लग्न में गुरु बैठेगा तो यहाँ पर सप्तम में जो है उसकी पूर्ण दृष्टि हो जाती है, और यदि तृतीय भाव में गुरु बैठा होगा तो पंचम दृष्टि से जो है वो सप्तम भाव को देखता है। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा जो सप्तम भाव है ये जीवन साथी का भाव है, इसलिए जो है दाम्पत्य जीवन के अनेक दोष जो है वो दूर हो जाते हैं जब गुरु की दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पर होती है। और यदि हम धन कारक घटकों की बात करें तो जैसे लग्न, पंचम, नवम, एकादश व द्वितीय भावों तथा इनके स्वामियों पर यदि गुरु की दृष्टि हो तो जातक के जीवन में धन की प्रचुरता होती है, और यदि पंचम भाव पर यदि गुरु की दृष्टि है तो ऐसा गुरु जो है पुत्रदायक भी होता है। अब पंचम में दृष्टि कहाँ से होगी? यदि लग्न में गुरु बैठा होगा तो पंचम में गुरु की दृष्टि होगी, और यदि जो है यहाँ पर गुरु यहाँ एकादश भाव में बैठा होगा तो उसकी जो है यहाँ पर गुरु की सप्तम दृष्टि जो है पंचम भाव पर आ जाएगी। और ठीक उसी प्रकार से यहाँ गुरु जो है यदि भाग्य भाव में बैठा होगा तो गुरु की जो है नवम दृष्टि पंचम भाव पर आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में यदि पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि है तो यह गुरु जो है जातक को पुत्रदायक भी होता है। और जहाँ तक हम बात करें वैवाहिक विषयों की, पुत्र प्राप्ति की, धन प्राप्ति, भवन, भूमि आदि के लिए गुरु का गोचर काल अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी प्रकार से गुरु की जब महादशा आती है, गुरु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा जब आती है तो इस दशा को शुभ कार्यों के लिए उत्तम माना जाता है। अनेक ज्योतिषीय सूत्र एवं योग गुरु की विशिष्ट स्थिति के आधार पर यहाँ पर ये सृजित किए गए हैं। अधिकांश शुभ योगों में गुरु की सापेक्ष स्थिति महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि गुरु जो है वो शुभ प्रभाव का दाता है। ये तो रही गुरु के शुभत्व की बात।
परंतु यह भी अनुभव में आया है कि पंचम और सप्तम में यदि गुरु अकेला हो, दूषित गुरु हो, उस पर जो है दूषित प्रभाव हो, गुरु पंचम में और सप्तम में अकेला हो और उस पर जो है दूषित प्रभाव यदि हो जाता है, तो ऐसा जो है गुरु वो संतान और दाम्पत्य जीवन के लिए हानिकारक भी होता है। क्योंकि गुरु जब दूषित होता है तो वो अधिक पापी हो जाता है। ऐसी प्रायः जो है ऐसी स्त्री जो होती है जिसके इस प्रकार का योग जो होता है गुरु का, तो ऐसी स्त्री अत्यंत स्वार्थी होती है, लोभी होती है, क्रूर और पापिनी होती है। और यदि जो है गुरु त्रिक भाव में, त्रिक भाव क्या है हमारा, छठे भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में हो, या त्रिकेश से युत हो, यानी तीसरे छठे घर के स्वामी से, आठवें घर के स्वामी से या 12वें घर के स्वामी से यदि वो युक्त हो, तो भी ऐसा गुरु अत्यधिक पापी हो जाता है। इसी प्रकार केंद्र चौथे, 7वें और 10वें में का स्वामी यदि मिथुन या कन्या लग्न में होने से पाराशरी नियमों के अनुसार ऐसा गुरु जो होता है वो केंद्राधिपत्य दोष से दूषित हो जाता है। अब जैसे मान लो यहाँ पर मिथुन लग्न है, तो मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो यहाँ पर मिथुन लग्न होने से जो है यहाँ पर धनु आ गया सप्तम भाव में और मीन लग्न हो गया हमारे 10वें भाव में। यानी कि ये जो दो केंद्र हैं हमारे, ये दोनों जो है केंद्र शुभ ग्रह होने से ये केंद्राधिपत्य दोष से दूषित हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि कन्या लग्न हो तो कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, ये चौथे भाव में हमारा धनु लग्न आ गया। यहाँ पर धनु, मकर, कुंभ, मीन, तो यहाँ पर चतुर्थ और सप्तम भाव ये हमारे जो है केंद्राधिपत्य दोष से दूषित हो जाते हैं। इस तरह से जो है ये गुरु जो है इस प्रकार केंद्राधिपत्य दोष से दूषित हो जाता है। यदि ऐसा गुरु केंद्र में न हो, यदि केंद्र में यदि होता है गुरु, तो वो हानि करता है। तो चंद्रमा से सापेक्ष स्थिति में गुरु शुभाशुभ योगों का सृजन करता है। यदि गुरु चंद्रमा से केंद्र में हो, यहाँ पर मान लो गुरु है और चंद्रमा से यदि केंद्र में हो जाए, यानी कि चंद्रमा मान लो लग्न में है और चंद्रमा से चौथे भाव में गुरु आ जाए, सप्तम में गुरु आ जाए या 10वें में गुरु आ जाए, तो ऐसी स्थिति में जो है ये गज किसरी योग भी बनाता है। इसके विपरीत यदि चंद्रमा से छठे या 8वें में, यहाँ पर जैसे लग्न में चंद्रमा है और छठे और 8वें में यदि गुरु हो जाता है, तो ये सकट योग यानी कि अशुभ योग जो है बना देता है। तो इस प्रकार से जो है चंद्रमा के साथ जब गुरु की स्थिति होती है तो वो इस प्रकार के दुष्प्रभाव को भी देता है। इसलिए लिखा गया है कि भाई यदि कोई भी आप यदि कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उस कुंडली में गुरु का अध्ययन करने, गुरु का जो अध्ययन है वो अत्यंत सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। अब हम बात करें, तो रही बात सामान्य गुरु की। अब कुछ जो है सामान्य परिस्थितियां हैं गुरु से संबंधित जो है योग और अवयोग के ऊपर। यदि गुरु सप्तम भाव में हो, उसकी का पति दीर्घायु होता है, धनी होते हैं, परंतु कामुक भी होता है। दूसरी गुरु अब कैसे दूषित होगा, या गुरु नीच का होगा या जो है नवांश में निर्बल होगा। तो और ऐसा गुरु यदि सप्तम में हो तो ऐसा गुरु जो है को दुर्भाग्य देने वाला होगा। यदि नवांश कुंडली में सप्तम भाव में धनु या मीन राशि का, यानी जब मिथुन लग्न होगा या कन्या लग्न होगा उसका नवांश होगा, तो यहाँ सप्तम भाव में जो है धनु या मीन का जो है गुरु आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति का जो पति है वो बड़ा सद्गुणी होता है, बड़ा साहसी है एवं सच्चरित्र होता है। और यदि स्त्री जातक की कुंडली में गुरु जो है उच्च हो, कर्क राशिस्थ गुरु, यानी गुरु जो है कर्क राशि में होता है वो उच्च का हो जाता है। तो यानी कि कर्क राशिस्थ यदि उच्च का लग्न बैठा हो तो ऐसी स्त्री जो है बड़ी उदार होती है, बड़ी सत्य बोलने वाली होती है, विदुषी होती है, न्यायप्रिय होती है, गुणवती और सच्चरित्रा होती है। यदि नवम अथवा लग्न में गुरु व शुक्र की युति कर्क राशि हो, क्या बताया, नवम भाव में या लग्न भाव में गुरु और शुक्र की युति यदि कर्क राशि में होती है तो ऐसी स्त्री सत्यवक्ता तथा उच्च ख्याति प्राप्त होती है। कर्क लग्न हो, सूर्य सप्तम में कर्क राशि में हो तथा सप्तमस्थ सूर्य पर गुरु की यदि दृष्टि हो, गुरु दृष्टि कहां से आई,
सप्तम में यानी कि एकादश भाव में गुरु होगा या लग्न में गुरु होगा या तीसरे स्थान में यदि गुरु होगा तो जो है सप्तम भाव पर जो है गुरु की दृष्टि होगी। यानी ऐसी स्थिति में जो होगी तो स्त्री बड़ी विदुषी होती है, श्रेष्ठ पुत्र पौत्र युक्त होती है। क्या बताया? कर्क लग्न हो और सूर्य जो है सप्तम में मकर राशि का हो तथा सप्तमस्थ जो सूर्य है उस पर गुरु की दृष्टि हो। यदि गुरु की दृष्टि इस पर होती है तो ऐसी स्त्री विदुषी होती है और श्रेष्ठ पुत्र पौत्र से युक्त होती है। एकादश भाव में चंद्रमा व सप्तम में बुध और शुक्र हो और सप्तम पर गुरु की यदि दृष्टि हो तो ऐसी स्त्री भी जो है बड़ी लोकप्रिय होती है, प्रशंसित होती है, बड़ी विख्यात होती है और रानी के समान अपने जीवन में सुख भोगती है। गुरु बलि गुरु लग्नेश की बलि गुरु हो कुंडली में और उस पर लग्नेश की यदि दृष्टि हो तो ऐसा जो है योग जो है जातक को प्रबल संतान योग देने वाला होता है। गुरु और चंद्रमा यदि पंचम भाव में हो तो ऐसी स्त्री को बार बार गर्भपात होता है और अंत में एक कन्या की प्राप्ति होती है। ये कब होगा? जब गुरु और चंद्रमा पंचम भाव में बैठे हों। धनदायक योगों का उत्तम लाभ तभी प्राप्त होता है जब गुरु की दृष्टि धन भाव पर हो या धन भाव के स्वामी पर धनेश पर हो। गोचरवश गुरु जब चौथे भाव पर होकर गुजरता है तो ऐसी परिस्थिति में वो जातक को भूमि, भवन और अन्य अचल संपत्ति की प्राप्ति कराता है। ये कब होगा? जब गोचरवश गुरु जो है वो चतुर्थ भाव से होकर के गुजरता है। तब जो है, क्योंकि चौथा भाव जो है हमारा माता, भूमि, भवन, वाहन का भाव है, तो ऐसी स्थिति में जो है ये जातक को भूमि देता है, भवन देता है और अचल संपत्ति की प्राप्ति भी कराता है। और गोचरवश गुरु की दृष्टि यदि सप्तम भाव तथा विवाह से संबंधित अन्य घटकों जैसे सप्तमेश, शुक्र और लग्न और लग्नेश पर जब पड़ती है तो उस समय जातक के विवाह की पूर्ण संभावना होती है। अब गुरु के साथ यदि सूर्य व बुध हो तो ऐसी स्त्री बड़ी धनी होती है, बुद्धिमान होती है और बड़ी कवि हृदया होती है। चंद्रमा, बुध और गुरु की यदि युति होती है कुंडली में तो ऐसी स्त्री जो है बड़ी विख्यात, समृद्ध और सुखी होती है। सूर्य, मंगल की युति यदि गुरु के साथ होती है तो ऐसी स्त्री जो होती है वो बड़ी उत्तम वक्ता और बड़ी सत्यनिष्ठ होती है। कुंडली में गुरु और गुरु के साथ शुक्र और शनि की युति, गुरु, शुक्र व शनि की युति स्त्री को शिष्ट बनाती है, धनी बनाती है, समृद्ध तथा प्रसिद्ध बनाती है। गुरु और शुक्र की युति से स्त्री प्रभावशाली, श्रेष्ठ एवं समृद्ध होती है। गुरु से केंद्र में यानी कि चौथे भाव में, सप्तम भाव में और दसम भाव में चंद्रमा और शुक्र हों तो ऐसी स्त्री जो है निर्धन के घर जन्म लेकर के भी रानी के समान सुखों को भोगने वाली होती है। प्रिय मित्रों, यह था आज का विषय हमारा गुरु ग्रह और स्त्री के व्यक्तित्व पर चर्चा। आशा है आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। फिर इसी प्रकार की नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।